સુરત વાસીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. जिस उमंग और उत्साह के साथ आप सबने मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं. मुझे आने में कुछ विलंब हुआ, इसके लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूं. सूरत का मेरा ये चौथा कार्यक्रम है आज, और इसके बाद दिल्ली जाकर के भी कुछ काम करना है. मैंने 4 कार्यक्रम आपके यहां किए. आप थक तो नहीं गए ना? क्योंकि मैं थकता नहीं हूं. मुझे बताया गया कि जितने लोग अंदर हैं उससे भी ज्यादा लोग बाहर हैं. उन सभी बंधुओं को जो असुविधा हुई है वे अंदर नहीं आ पाए हैं. स्वाभाविक है, उनके दिल में थोड़ा दर्द होगा, कसक होगी. मैं उनकी भी क्षमा मांगता हूं. लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं फिर कभी आऊंगा तो विराट जनसभा में उनके दर्शन कर ही लूंगा. देश का नौजवान देश का भविष्य है, और आज उत्साह, उमंग और जोश से भरे हुए इन नौजवानों के बीच में मुझे भी एक नया जोश मिल रहा है. और आजकल तो युवाओं में चर्चा है, हाउ इज द जोश. दोस्तों, देश तेज गति से बदल रहा है. जिस आशा और अपेक्षा के साथ 2014 में आपने मुझ पर जिम्मेवारी दी, देशवासियों ने जिम्मेवारी दी. आप गुजरात के लोग तो मुझे भी जानते थे, मेरे काम को भी जानते थे. लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं नया था. लेकिन देश ने मुझ पर भरोसा किया, क्योंकि आपने देश को बताया कि भरोसे करने जैसा है. आज कभी चर्चा होती होगी कि देश में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, 9 करोड़ टॉयलेट बन गए, टिकना हो गया, फलाना हो गया. दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है. क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है.
कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। आपके एक वोट ने 5 साल तक मुझे दौड़ाता है। आपका वोट, आपका एक वोट मुझे दिन रात जाग करके आपके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। सूरत व्यापारियों की भूमि है। आपको जरूर लगता होगा कि आपने 2014 में इन्वेस्ट किया था, उसका पूरा फल आपको मिल गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज से मिला होगा। दो 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जाना, बाहर जाना, कहीं सेट होना, उस पर चर्चा चल रही थी। ये भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई। आशा विश्वास में बदल गया। और ये विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। ये आत्मविश्वास, ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है। हर कोई नए सपने लेकर के निकल पड़ा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, आपने काम तो बहुत किया, हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन आपने लोगों में इतनी आशा जगा दी, इतनी अपेक्षाएं जगा दी कि उसको तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि निराशा के बजाय आशा पैदा होना अच्छा है कि बुरा है। नई आकांक्षाएं जगना अच्छा है कि बुरा है। मैंने कहा हमें गर्व होना चाहिए कि देश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को जगा दिया है। देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिस काम को देख करके उसको लगता है अरे मोदी जी इतना कर सकते तो ये भी कर देंगे। हमारा यही सबसे बड़ा योगदान है कि निराशा की गर्त में डूबे हुए हिंदुस्तान को आशा, विश्वास और अरमानों से हमने भर दिया है और वही देश को आगे ले जाएंगे। यही ताकत है जो देश को आगे ले जाएगी। कोई कल्पना कर सकता है स्वच्छता जैसा विषय देशवासियों ने अपना बना लिया, वरना हमारे देश का हाल क्या था? 2 शब्द हमारे जहन में गर कर गए थे,
दो शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया था। वो दो शब्द कौन से थे? कोई भी काम हो तो पहला सवाल आता था, मेरा क्या? था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? अच्छा, मान लीजिए कोई कहेगा भाई तेरा कुछ नहीं। भाई मैं तो उसमें तुझे कुछ दे नहीं सकता हूं, तेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर दूसरा शब्द आता था, मुझे क्या? यानी कुछ आशा अपेक्षा से मेरा क्या, लेकिन अगर बात बने ही मुझे क्या, जाओ मरो। हमने इन दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों, और उसका परिणाम है सबका साथ, सबका विकास, हर किसी का साथ। तो दोस्तों, मुझे अच्छा लगा सूरत ने एक विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम की रचना की। आप नौजवानों से भी कुछ बातें करने का मुझे मौका मिलेगा। मुझे बताया गया कि कुछ नौजवान सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछें। तो मेरा भाषण तो सवाल जवाब में आ ही जाएगा, तो मैं लंबा भाषण न करते हुए सवालों को निमंत्रित करता हूं। एंकर का मोबाइल फोन चल रहा है क्या? जी जी, शुरू हो गया। हाँ। एक वेबसाइट के माध्यम से माननीय बहुत सारे सवालों को आमंत्रित किया गया था। हजारों सवाल आए थे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के कुछ प्रश्नों को चयनित किया गया है। सबसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, वकील भी हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं। पहला सवाल मैं आमंत्रित करता हूं, फैनिल परीख यहाँ पे उपस्थित है। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि उन्हें माइक सौंपें। फैनिल परीख यहाँ पे है, हमारे बीच खड़े हो गए हैं फैनिल परीख जी। और आप अपना सवाल सीधे पूछें, संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। जी, फैनिल परीख जो इस वक्त B6 में खड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों की जानकारी हेतु B6 जो मेरे बाईं ओर है और खड़े हुए हैं वहां पे सफेद शर्ट में, सारे दर्शक उन्हें देख सकते हैं। फैनिल जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछें। फैनिल जी B6 में इस वक्त हमारे बीच में खड़े हैं, पहले फ्लोर पे। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और सर, पहले देश में मानसिकता थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, पर इसमें अभी मैं बदलाव देख रहा हूं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बदलाव संभव कैसे हुआ? धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बदलाव को महसूस किया। ये बात सही है कि सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा।
एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। सब कुछ बदल सकता है। आपने देखा होगा कि पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 2013-14 के अखबार निकालिए, आए दिन खबर आती रही, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आता तक नहीं आता था। 4.5 साल हो गए, खबरें बदली कि नहीं बदली? हेडलाइन बदली कि नहीं बदली? वरना उस समय कोयला घोटाला, 2G घोटाला, न तो ये जी कहां तक जाता है जानते हैं आप लोग। एक छोटा उदाहरण देता हूं। 26/11 हुआ था, याद है? 26/11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई। और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। बदलाव ऐसे आता है, कोई कल्पना कर सकता था कि काले धन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई कोई लड़ सकता है? हर कोई सोचते थे कि नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, फिर वो भी सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। 3 लाख कंपनियों को। अगर किसी एक कंपनी को ताला लग जाए तो बहुत बड़ा पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए। चूं तक आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि सब हर कोई किसी न किसी पाप से डूबा हुआ था। अगर फैसले लेने के लिए इरादे साफ हो, नियत नेक हो, देश हित में हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए न हो, तो निर्णय भी किए जाते हैं, निर्णयों का परिणाम भी मिलता है। कोई कल्पना कर सकता है कि हिंदुस्तान में सुबह टीवी खोलते ही समाचार आते हैं, आज इतने आतंकवादी मारे, आज इतने मारे। ये ठीक है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन वे सीना तान करके लड़ते लड़ते मर रहे हैं
सोए हुए आकर के कोई बम फेंक करके नहीं मार पा रहा। वो भी एक वक्त था, कभी मुंबई में बम धमाका, कभी रेल के डिब्बे में बम धमाका, कभी दिल्ली में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। 4.5 साल हो गए, सब कुछ कश्मीर में अटक गया है। ये बदल है कि नहीं है? देश का नौजवान आज पैसों के अभाव में अपने सामर्थ्य के लिए निराशा को लेकर के डूबता नहीं, बैठा नहीं रहता है। मुद्रा योजना के तहत बैंक के दरवाजे खटखटाओ और बिना गारंटी आप लोन लेने के हकदार बनते हो और अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। पहले कभी नहीं होता था। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पर चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश बदल रहा है, उसका मूल कारण है 125 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि बस अब बदल के रहना है। हम लोगों का स्वभाव है, अगर हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं और बगल की सीट खाली है, हमने अपना थैली वहां रख दी, बैग रखी, पर्स रख दी, टेलीफोन रख दिया, किताब रख दी और विमान के चलते चलते या ट्रेन के चलते चलते वहां का रिजर्वेशन जिसका वो आ गया तो सीट पर बैठने के लिए। सीट तो हमारी नहीं थी, हम तो हमारी सीट पर बैठे थे, वो तो खाली पड़ी थी, उसकी थी। वो आया, हमको टेलीफोन उठाना पड़ा, किताब उठानी पड़ी, चश्मे उठाने पड़े, मोबाइल उठाना पड़ा, मुंह लटक गया। ये कहां से आ गया? एक सीट खाली थी, मैं आराम से बैठा था। सीट आपकी नहीं थी, फिर भी एक तरफ ये हमारा अनुभव, उसी देश में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बार यूं ही कह दिया कि अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आपको गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, छोड़ दो ना। मेरे देश के 1.25 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। ये जन मन बदला है। 125 करोड़ देशवासियों का जन मन जो बदला है, वो देश को बदल के रहेगा, ये मेरा विश्वास है। रेल के अंदर सीनियर सिटीजन्स को सब्सिडी मिलती है, टिकट में पैसों में राहत मिलती है। मैंने ऐसे ही कहा रेलवे वालों को, जरा जो पर्ची होती है फॉर्म, उसमें लिख दो कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। इतना ही लिखा, मैंने कभी भाषण नहीं किया इस पर, न कोई अपील की, कुछ नहीं किया। आपको जानकर के खुशी होगी
मेरी लास्ट जो जानकारी थी, करीब करीब 40-45 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने लिखा कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मैं पूरी टिकट देना चाहता हूं। ये है मेरे देश का सामान्य मानवी का मिजाज जो बदला है, वही मेरे देश की भविष्य, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ये आशा, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये सपने और उन सपनों के अनुकूल सरकार की नीतियां, सरकार की रीति, सरकार की गति, सरकार की मति उसको एक नई ताकत देती है। पहले ऐसी मान्यता थी सब कुछ सरकार करेगी, हम ही सब कुछ है। हमने आकर के बदल दिया, जी नहीं, हमसे बड़ा देश है, देश के लोग बड़े हैं। 125 करोड़ देशवासी देश बदल सकते हैं, हम तो निमित्त हैं। उनके भरोसे छोड़िए, वो देश को आगे ले जाएंगे और हमने छोड़ना तय कर लिया है। देश के भरोसे, 125 करोड़ देशवासियों के भरोसे चलना, ये सपना लेकर के हम चल पड़े हैं और वही ताकत है। एक मोदी नहीं है, ये 125 करोड़ मोदी है जो देश बदल रहे हैं, जो देश बदल रहे हैं। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला प्रश्न इस ओर से है। डॉक्टर निशिल शाह हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। हमारे कार्यकर्ता माइक सौंपे उन्हें। डॉक्टर निशिल शाह प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू इंडिया, भारत का नागरिक होते मुझे गर्व की भावना है कि सामान्य घर में से आके आप भ्रष्ट ताकतों के सामने चुनौती दे रहे हो और इसी चुनौती के साथ डर के मारे एक महागठबंधन हो रहा है। 2019 में भारत के 125 करोड़ देशवासियों कांग्रेस मुक्त भारत का इंतजार कर रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने सही कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा। हमें तो वो डर ही नहीं था। खुली किताब जैसी जिंदगी रही है। 13-14 साल आपके बीच में काम किया है, विरोधियों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई। वही ताकत थी जिसके कारण डर नहीं लगा कभी। क्या होगा, अरे जो होगा तो होगा यार, होता क्या। दूसरा, मैं ये विश्वास से मानता हूं, ये मेरा कन्विक्शन है, हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये भ्रष्टाचार दिमक की तरह घुस गया है, सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया है। कहीं से तो शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मैं भी ये कैसे भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छोड़ सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया।
और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। और इसलिए, और आपने देखा जिस 4-4 पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4-4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके, रुपये मार करके देश छोड़ कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का उज्जवल भविष्य, देश के नौजवानों का उज्जवल भविष्य यही दिल में भरा पड़ा है, तो ये निर्णय भी अपने आप होने लग जाते हैं। जहां तक आगामी चुनाव का सवाल है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ईश्वर, देखिए, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती हैं, और ये किसी के पढ़े लिख करके आए हुए लोग नहीं हैं, किसी के पढ़े पढ़ाए लोग नहीं हैं, अपने आप आवाज दे रहे हैं। क्या होगा? हमारे सामने चुनौती और है। एक दल के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस हार जाए, इतने से काम बनने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो गलत चीजें देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में घुसेड़ दिए हैं, देश को उससे मुक्ति दिलानी है। परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, मेरा तेरा, ये जो बीमारियां घुस गई है, देश को उससे बाहर निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए हम मंत्र लेकर के चले हैं, सबका साथ, सबका विकास। और कोई? जी, अगला प्रश्न
बहुत हजारों लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन अगला प्रश्न इस ओर से है। मैं श्रीमती उर्मिला बारोट से निवेदन करूंगा, जो इस वक्त ये जो B31 में है, ऊपर खड़ी हुई है हमारे बीच में। मेरे कार्यकर्ता बंधु उनके पास जाएं और उन्हें माइक सौंपें और ये प्रश्न पूछें। श्रीमती उर्मिला बारोट जी। उर्मिला जी, प्रधानमंत्री जी आपका प्रश्न। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं लीगल फील्ड से हूँ। मैं पिछले कई टाइम से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हूँ। मैंने देखा है कि 2014 में जो लोग आपको हारते हुए देखना चाहते थे, वही लोग आज मीडिया और प्रसार माध्यमों के द्वारा देश में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और गलत मैसेज पास कर रहे हैं, जबकि हमारा देश अभी कितने टाइम से विश्व गुरु बनने जा रहा है, महासत्ता बनने जा रहा है। और ऐसे टाइम में जब देश के लिए और राष्ट्र जब देख रहे हैं कि उसके लिए कोई देखे कि कोई राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए आप गुजराती बोलिए, चिंता मत कीजिए। जी सर। नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं आपका भाव मैं समझ गया हूं। हम चाहते हैं सर कि हमारे देश में जो अराजकता हो रही है वो अराजकता बंद हो और हमारा देश का पूरा विकास हो। और ये विकास में हम जैसे नागरिक देश का उज्जवल भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम जैसे नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है? वंदे मातरम। आपने ये जो चिंता की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये बात सही है। अगर आप 2013-14 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय की खबरें देखें तो एक टोली थी, बोली नहीं थी, भली भी नहीं थी। ये टोली लगातार कह रही थी पहले, अगर बीजेपी मोदी को घोषित कर देना तो पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। मोदी आने ऐसा, मोदी आने वैसा, मोदी आने ऐसा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब बीजेपी ने हमको घोषित कर दिया तो उन्होंने चालू कर दिया, मोदी को कौन जानता है। गुजरात वाले जानते हैं, और कौन जानता है। फिर उन्होंने चालू कर दिया, बीजेपी के पहले इतने परसेंटेज वोट थे, बढ़ बढ़ करके इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे तो इसका इतना टोटल लगाओ तो इतना सीट हो जाएगा, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने बता दिया था हंग पार्लियामेंट बनेगी। ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था? अब उस समय उन्होंने इतना सारी मेहनत की, नए नए तर्क दिए, न जाने क्या क्या बातें फैलाई, लेकिन जनता के गले नहीं उतरी। जनता के गले मोदी उतर गया। अब मुझे बताइए, 2013-14 में जिन्होंने इतनी मेहनत की, ये मोदी नाम का खड़ा ही नहीं होना चाहिए। उनके दिल में कितना गुस्सा भरा पड़ा होगा बताइए। वो अपमान महसूस करते होंगे कि नहीं करते होंगे? वो मोदी को हर हाल में नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने अहंकार के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? ये नेगेटिविटी का कारण वही है। लेकिन हमें ऐसी नेगेटिविटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें नेगेटिविटी का उत्तम उपाय क्या है? पॉजिटिविटी।
हम सही सच्ची बातें अगर वो एक बार बोलते तो हम 100 बार बोले, वो एक जगह पे बोलते तो हम 10 जगह पे बोले, वो एक के सामने बोलते हैं तो हम 50 के सामने बोले। अगर आप सब इस काम में जुड़ जाएं तो नेगेटिविटी करने वाले 13-14 में भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। अच्छा, एक तो ये जमात हो गई, जिनको मेरा मुंह भी पसंद नहीं है, नाम भी पसंद नहीं है। दूसरे लोग हैं जिनको मैंने पैदा किया है। अब मुझे बताइए, जिन 3 लाख कंपनियों के ताले लगा दिए, वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मोदी बेकार आदमी है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले हमारे यहां फ्री प्राइस शॉप जो होता है, सस्ते अनाज की दुकान, गरीब लोग वहां से अपना राशन लेते हैं। सरकार 30-35 रुपए में खरीदती है, गरीब को 3 रुपए 2 रुपए में देती है, ताकि हमारे देश का गरीब भूखा सोना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग थे, इसमें से भी खा जाते थे, गरीब का भी खा जाते थे। 6 करोड़ राशन कार्ड ऐसे थे कि जो लोग पैदा ही नहीं हुए थे उनके नाम के राशन कार्ड थे। उनके नाम पर गेहूं जाता था, 30 वाला 3 में जाता था, फिर 30 में बिकता था, और हर किलो पर 27 रुपया उनके जेब में चला जाता था। ऐसे 6 करोड़ लोग जो गोश्त थे, भूतिया थे, जिनका अस्तित्व नहीं था, अब मैंने बंद कर दिया। जिन लोगों को सब्सिडी मिलती थी डायरेक्ट उनके खाते में जमा होने लगी। तो बिचौलियों की दुकान बंद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? अब जिनके जेब में हर वर्ष 90,000 करोड़ रुपया, कितना 90,000 करोड़ रुपया जिनकी जेब में जाता था, मोदी ने उसको ही ताला लगा दिया। वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? ना वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? मोदी उनको मुसीबत लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अब आप मुझे बताइए, देश के लिए मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे मेरी चिंता करनी चाहिए कि देश की करनी चाहिए? मुझे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, 2019 में क्या होगा, ऐसे डरते रहना चाहिए क्या? हिम्मत से देश के हित में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और इसलिए मैंने किया है। नेगेटिविटी करने वाले उनको मुबारक। मैंने देश हित में काम किया है, पूरी पवित्रता के साथ किया है। आपकी तरफ से पॉजिटिव समाचार पहुंचाने का प्रयास, अगर आप में से कुछ लोग नमो ऐप पर चले जाएंगे, कितने लोग हैं जिनके पास नमो ऐप है? काफी लोगों के पास है, लेकिन बहुत लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। करेंगे? उसके अंदर सारी जानकारियां, सही जानकारियां सरकार की, एक मिनट की जानकारी है। उसमें से जो आपको ठीक लगे, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपको परिवारों को फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए, पॉजिटिविटी का माहौल अपने आप बनने लग जाएगा। और कोई? जी सर, अगला प्रश्न। हजारों युवा यहां से एक अभूतपूर्व संदेश लेके जा रहे हैं कि नकारात्मक का जवाब सिर्फ सकारात्मकता हो सकता है। ऐसे में एक प्रश्न श्रीमती विराज दीवान इस तरफ है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रश्न करें। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और विराज दीवान पीछे हैं, बिल्कुल खड़ी हैं, और वो प्रश्न करना चाहती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पेशे से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। आप हम जैसे युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी आपका धन्यवाद करेगी। चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी, लोगों को अब उसकी कीमत समझ आने लगी है। एक सीए होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसका बहुत सारा फायदा है। मेरा सर आपसे एक ही क्वेश्चन है कि वोट बैंक की परवाह किए बिना आप ये सब कैसे कर सकते हैं? जय हिंद। बहुत सरल सा जवाब है। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए कर सकता हूं। देखिए, समाज जीवन में आज भारत एक ऐसी अवस्था में पहुंचा है, ये मौका हमने गंवाना नहीं चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि जब हमारी सरकार बनी तब हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पे थे। पूरे विश्व में हम 10वें नंबर पे थे। आज हम 6ठे नंबर पे पहुंच गए। 4 साल में 10 में से 6 नंबर पे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा, ये खबर आएगी कि भारत अब 5वें नंबर पे पहुंच गया है। दुनिया के समृद्ध देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। आज हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू किसके पास है? कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा? दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज हमारी सरकार के समय लोकार्पण हुआ। किसको गर्व नहीं होगा? पहले की तुलना में जब हम आए 2014 में, देश में 38% सैनिटेशन था, शौचालय थे, ग्रामीण शौचालय 38%। आज 98% हो गया। जब हम आए तब देश के आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। आज करीब करीब देश के सभी लोगों का बैंक अकाउंट हो गया। और एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में जितने बैंक अकाउंट खुले हैं उसके आधे अकेले मोदी के राज में खुले हैं। अगर एक बार, क्योंकि समाज ने मुझे यहां सोने के लिए नहीं भेजा है, मौज करने के लिए नहीं भेजा है, प्रधानमंत्री पद को एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है, काली मजदूरी करूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, देश के लिए जो कर सकता हूं वो करने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा। जी, अगला प्रश्न इस तरफ से, जो मैं यहाँ एक सुश्री शिखा नारंग हमारे बीच में है, वो एक सवाल करना चाहती है। एक युवती है, वो प्रधानमंत्री से मुखातिब है, और आप अपना सवाल पूछें। इन्हें माइक दें। देश के युवाओं को गर्व है कि इतने गौरवमय क्षण हमें मिले पिछले इन 4.5 वर्षों में। जी शिखा। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मेरा नाम शिखा है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने भारत के विकास के लिए इतनी मेहनत करके इतनी योजनाएं बनाई हैं, इन योजनाओं के फलस्वरूप और अपनी दृष्टि से आप भारत देश का भविष्य कैसे देखते हैं? मैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूं, शानदार देखता हूं, जानदार देखता हूं। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में
हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सच में बताइए, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? यूके में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में भारत की गूंज है कि नहीं है? कनाडा में भी भारत की गूंज है कि नहीं है? चारों तरफ दुनिया में आज भारत के गौरवगान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं समझता हूं इतने कम समय में अगर हम दुनिया के अंदर भारत के हक का, ये सब हमारा हक था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की, हमने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ भारत का जो हक था उसको दिलाने की कोशिश की है, वो हमें आज मिला है। कोई कल्पना कर सकता है कि हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाओ और दुनिया के करीब करीब सभी देश नाक पकड़ करके बैठ जाए? गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया के अनेक देश, इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ते हो, लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों हमारे साथ दोस्ती करते हो, ये देश के लिए गर्व की बात है कि नहीं? ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में तनाव होगा, लेकिन दोनों हमारे साथ जुड़ जाएं, दोनों हमसे दोस्ती करें, ये हमारे लिए गर्व होगा कि नहीं होगा? आज भारत ने अपनी एक जगह बनाई है। उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा, आर्थिक क्षेत्र में इतने आगे बढ़े हैं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज स्टार्टअप जो हमारे देश का 800 मिलियन यूथ हो, जिस देश के पास 800 मिलियन, करीब 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश जवान है, जवानी की ताकत है, जवानी का उमंग है, जवानी की ऊर्जा है, जवानी के सपने हैं, वो देश पीछे कैसे रह सकता है? आवश्यकता है उसको सही मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, तो अपने आप परिणाम मिल सकता है। और इसलिए मैं भारत के उज्जवल भविष्य के मूल में भारत की युवा शक्ति, भारत का बढ़ता हुआ मध्यम वर्गीय दायरा, भारत के सर्विस सेक्टर में भारत का दुनिया में होता जा रहा योगदान, कृषि पर हमारी आत्मनिर्भरता, दूध के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1, ऐसे कई विषय हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 से 77 पर पहुंच जाना, कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, आज दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली बड़ी इकोनॉमी में भारत नंबर 1 है। ये सारी चीजें हैं। आज भारत, चाइना में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, हिंदुस्तान उनसे आगे निकल गया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। विश्व में एक विश्वास पैदा किया। ये सारे आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरे देश का भविष्य उज्जवल है। मेरे 800 मिलियन नौजवान, 35 साल से कम उम्र के नौजवान की ताकत, और जो इस मिलेनियम के बच्चे हैं, जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, वो एक नए सपने, नई ताकत लेकर के आए हैं, और यही मेरे आने वाले हिंदुस्तान को खींच के ले जाने वाले लोग हैं। उनको मेरी बहुत शुभकामना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं आपके बाईं और इस तरफ एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, जो आरजे विश्रुति हमारे बीच में उपस्थित है, एक उत्साह से लबरेज युवती है, वो आपसे एक सवाल करना चाहती है। आपका सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। विश्रुति, आप पूछें। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार जी। मैं आरजे विश्रुति हूँ, रेड एफएम से मॉर्निंग शो करती हूँ, और बहुत ही गर्व से ये बात कहना चाहती हूँ कि पहली बार इस देश को ऐसा लीडर मिला है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूथ, यंगस्टर की फॉलोअरशिप है, और वो आप है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय क्वेश्चन कि
रोज़ सुबह शो में कई सारे ऐसे यंगस्टर से बात होती है, ऐसे स्टूडेंट से बात होती है जो ये कहते हैं कि टीवी पे जो पॉलिटिकल डिस्कशंस चलते हैं, जो डिस्कर्स होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं, उससे बहुत कंफ्यूज फील करते हैं। ऐसे बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि वो किस दिशा में जाएं और सिंपल शब्द कि किसको वोट दें। तो उन सारे फर्स्ट वोटर्स को या तो ऐसे यंग वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि हमारे देश में हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारा लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दलों की मानसिकता अभी भी बहुत पुरानी है और इसलिए लगातार डेवलपमेंट के मुद्दों पर डिबेट हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं अपेक्षाओं के संदर्भ में डिबेट हो, रेल रोड बिजली पानी सड़क इन सारी चीजों में चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे विरोध में बैठे हुए लोग, उनके लिए मुद्दों पर बहस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वो कहेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ तो आंकड़े बताएंगे कि मोदी ने तो पहले से ज्यादा अच्छा कर दिया, रोजगार में क्या किया तो मोदी ने पहले से ज्यादा अच्छा कर दिया, नई नई योजनाओं को ले गए तो कहेंगे मोदी से ज्यादा हो गया। तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही है और इसलिए दुर्भाग्य से हमारे देश के जिम्मेवार दल भी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है मालूम है? कौन सा मुद्दा है? उनका एक ही मुद्दा है मोदी। वो सुबह उठते ही मोदी 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 से शुरू हो जाते हैं, रात को भी पता नहीं उनको नींद आती होगी कि नहीं आती होगी। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए मुद्दा 125 करोड़ देशवासियों के सपने हैं। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षा है। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए हमारे देश के किसान को ताकतवर बनाना हमारा मुद्दा है। उनके लिए मोदी मुद्दा है, हमारे लिए जो शहर को है वो गांव को मिलना चाहिए, उस सुविधाओं को ले जाने का हमारा प्रयास है। उनके लिए मुद्दा मोदी है, हमारे लिए 800 मिलियन नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके अवसरों को पंख देने के लिए ऐसी योजनाओं को लाना, ये हमारी दिन रात की चिंता और विषय है। उनके ये नहीं है और इसलिए किसी भी ऐसे नौजवान का कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आज स्थिति वो नहीं है, कुछ बदलाव है। पहले ये टीवी हो अखबार हो जो परोसते थे आपको वही लेना पड़ता था, अब आपके मोबाइल फोन पर पूरी दुनिया है, आप वेरीफाई कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आराम से कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए, आप एक साथ 3 अखबार लेकर के बैठिए, एक खबर एक अखबार में एक पहले पेज पर होगी, दूसरे में तीसरे पेज पर होगी, चौथे में एक कोने में कहीं कोने में पड़ी होगी। तो आपके मन में उठना चाहिए कि ऐसा क्यों? अगर खबर इतनी इनके लिए महत्वपूर्ण थी तो इनके लिए बेकार क्यों है? तो फिर पता चल जाएगा कि किस अखबार का क्या स्वभाव है। आपको मुश्किल नहीं होगा, आप टीवी चैनल भी 3-4 देख लेंगे तो पता चलेगा एक ही खबर को ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो आप आराम से, और मैं मानता हूं हमारे देश की नई पीढ़ी के जो नौजवान है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनमें ये महारत हमसे भी ज्यादा है। वो मोबाइल फोन पर सारी दुनिया खोज करके, वो गूगल गुरु के विद्यार्थी हैं। वो गूगल को पूछेंगे बताओ भाई ये मोदी को ऐसा कह रहा है, सच क्या है, उसको 5 मिनट में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं देश की युवा पीढ़ी खबरों को
बराबर बारीकी से एनालिसिस करने की आदत बनाए। किसकी खबर सही निकलती है उसका एक खाका बनाए और वो विश्वास हो जाएगा कि किस रास्ते पर चुनना है। लेकिन परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच का भाव, ये सारी चीजों ने देश को बर्बाद किया है। उससे जो मुक्ति दिलाता है और जो देश को आगे ले जाने के लिए सोचता है, उसी के साथ चलना चाहिए। ये भाव हमारी नई पीढ़ी में होना चाहिए। हमारे फर्स्ट टाइम वोटरों ने आपातकाल क्या था, हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया, तो उसको पता नहीं है। हमारे फर्स्ट टाइम वोटर को, मुझे तो मालूम है गुजरात में जो वोटर अभी बने उनको पता ही नहीं था कि पहले भोजन करते समय बिजली नहीं आती थी। जब तक मैं मुख्यमंत्री बना गुजरात में 2001 में, तब सबसे पहले लोगों ने मेरे से क्या मांग की थी, मुझे फूल गुलदस्ता देने आते थे। नया नया मुख्यमंत्री बना था तो परिचय करते थे, हम उस जिले से आए हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप मुख्यमंत्री बन गए। फिर धीरे से कहते हैं साहब एक काम करो। मैं कहता हूं क्या? साहब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना करो। ये दिन थे गुजरात के। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन उस समय जो 3 साल का बालक था उसको मालूम नहीं है कि उसके माँ बाप को अंधेरे में गुजारा करना पड़ा था। और इसलिए ये नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि देश को 70 साल कैसे लूटा गया, कैसे बर्बाद किया गया है, और पहली बार ये 5 साल में इस बर्बादी से बचाने की कोशिश हो रही है। अभी भी मैं ये नहीं कहता हूं मैंने सब कर लिया है, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया है, लेकिन किया है वो सही दिशा में किया है, सही करने के लिए किया है, और अपनी चमड़ी बचा कर नहीं किया है, जी जान से किया है, खुद को दांव पे लगा कर किया है। और मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं, न मैं रुकने वाला हूं, न मैं थकने वाला हूं, और न ही झूठ के सामने कभी झुकने वाला हूं। मेरा सर झुकता है एक ही जगह पे, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के आगे। और मेरा कोई रिमोट कंट्रोल है तो 125 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। मैं उन्हीं को समर्पित हूं, उनके सपनों को समर्पित हूं, और उन्हीं के लिए काम करने का निर्णय कर करके मैं चला हूं। आपके आशीर्वाद बने रहे। मुझे अच्छा लगा ये कार्यक्रम की रचना के लिए। मैं यहाँ के हमारे सांसद महोदयों को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बढ़िया रचना की। यहाँ के पार्टी के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसे होनहार लोगों से मिलने का मौका मिला, और मैंने देखा कि सवाल पूछने में भी बेटियां ज्यादा आगे थी। तो मैं इस विमेन एम्पावरमेंट को भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फिर से एक बार जो नौजवान हजारों की तादाद में बाहर खड़े हैं उनकी क्षमा मांगते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। नमो